हम लोग बात करेंगे टैक्सोनॉमी के बारे में। आज मैं कुछ 2020 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके सामने, और आज हम लोग बात करेंगे कि वो महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो टैक्सोनॉमी के क्षेत्र से आपके एग्जाम में आते रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच ग्रुप रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद द ग्रोथ? किस ग्रुप के अंदर रिप्रोडक्शन सिनोनिमस होता है ग्रोथ के? मल्टीसेलुलर प्लांट्स, मल्टीसेलुलर एनिमल्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑफ द अबव। आप हमको रिप्लाई देंगे, इसका जवाब क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात मैं करूं, सभी लोग रिप्लाई देंगे, इसका आंसर क्या होगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो सिनोनिमस होता है ग्रोथ के बराबर होता है। अगर मैं बात करूं डिस्क्रिप्शंस की बात अगर हम लोग करें तो आप देख सकते हैं यहां पे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, लाइक बैक्टीरिया, एल्गी और अमीबा के अंदर रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद द ग्रोथ होता है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल जो होता है वही ग्रोथ होता है, और जो नंबर ऑफ सेल बढ़ती रहती है उसी को ही कहते हैं रिप्रोडक्शन कहते रहते हैं। इस तरह से देखेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बैक्टीरिया, एल्गी, अमीबा के अंदर जो इंक्रीज इन नंबर होता है, संख्या में जो वृद्धि होती है वही कहलाता है रिप्रोडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन? लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बिना एक्सेप्शंस के कौन सा है? मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शंस एंड इन विट्रो रिएक्शंस। सभी उनको रिप्लाई देंगे, इसका आंसर क्या होगा? चलो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, प्लीज रिप्लाई मी। आंसर क्या होगा इसका करेक्ट? देखिए, देख रहे हैं मेटाबॉलिज्म विच इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट द एक्सेप्शन। कहते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसमें एक मेटाबॉलिज्म है जो क्या करेगा? मेटाबॉलिक एक्टिविटी जरूर करेगा। ये क्या है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अगर मैं बात करूं डिस्क्रिप्शन की तो कहते हैं मेटाबॉलिज्म इज a defining feature of all living organisms without the exception। आपको पता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट डिस्प्ले मेटाबॉलिज्म। जो नॉन लिविंग डेड पार्टिकल है वो कभी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को डिस्प्ले नहीं करता रहता है। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। और एक आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन कहां होता है? टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है। नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग जो आउटसाइड जो टेस्ट ट्यूब के अंदर कहते हैं वहां पे क्या होता है? इन विट्रो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता रहता है। आपके सामने पूछा गया है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफाइनिंग कैरेक्टर्स कौन सा है जो बिना एक्सेप्शन का है, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कौन होगा? मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु कम अप विद द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को किसने दिया? आपके सामने ऑप्शन है जॉन रेस, कार्लस लिनियस, अर्नेस्ट मेयर, थियोफेस्टस। सभी लोग रिप्लाई देंगे मुझे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को किसने दिया? चलिए सभी लोग रिप्लाई देंगे, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके, करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, कार्लस लिनियस। अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर इसमें कौन सा दिख रहा है? कार्लस लिनियस। याद रखिएगा, जो हमने कार्लस लिनियस, आपको समझ में आ रहा होगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया है, तो कार्लस लिनियस को आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं बात करूं डिस्क्रिप्शंस की तो आप देखेंगे यहाँ पे देख सकते हैं कार्लस लिनियस के बारे में कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं जो आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। कार्लस लिनियस जो थे फॉर्मलाइज द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर्स। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इन्हीं कहते हैं फादर ऑफ, याद रखिए कुछ फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। कार्लस लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता रहता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, इस बुक को भी कई बार याद रखिएगा, कई बार पूछता है, स्पीसीज प्लांटेरम। इन्होंने एक बुक लिखी है स्पीसीज प्लांटेरम एंड दैट ऑफ द एनिमल, एनिमल के इन्होंने लिखा सिस्टेमा नेचर्स। प्लांट्स के लिए इन्होंने एक बुक लिखी थी स्पीसीज प्लांटेरम।
एनिमल के उन्होंने लिखा सिस्टम नेचर्स अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल क्लासिफिकेशन। बाइनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो होती है, बायोलॉजिकल नेम कंसिस्ट ऑफ द टू वर्ड्स। हर बायोलॉजिकल नेम दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक जेनेरिक नेम होता है, दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट्स। जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट्स के रूप में आया जाता है। तो आपको रिमेंबर रखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, सिस्टम स्पीसीज प्लांटेरम बुक किसने लिखा हुआ है, प्लांट्स के लिए। सिस्टम ऑन नेचर बुक किसने लिखा है, ये भी कार्लोस लिनियस ने लिखा है। बाइनोमियल सिस्टम किसने दिया है, कार्लोस लिनियस ने दिया है। और बायोलॉजिकल नेम दो कंपोनेंट से बना होता है, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट्स। These are the few facts which are always coming in your exams. So remember this description. Next question आपके सामने है, which one is the incorrect pair? कौन सा incorrect pair है? Budding hydra, fragmentation amoeba, regeneration planaria, budding yeast। चलिए आप सभी लोग रिप्लाई देंगे मुझे, इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा इनकरेक्ट पेयर है। क्या हाइड्रा के अंदर बडिंग होती है, अमीबा के अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है, रीजनरेशन प्लेनेरिया में होता है, बडिंग ईस्ट के अंदर होता है। सभी लोग रिप्लाई देंगे, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चलिए रिप्लाई देंगे आप लोग। तो आंसर की बात हम लोग करते हैं। तो आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर जो होता है डिफरेंट कलर में आपको दिख रहा है, और बाकी जो इनकरेक्ट आंसर है वो डिफरेंट कलर दिख रहा है आपको। देखिए आप देख रहे हैं कि फ्रैगमेंटेशन अमीबा के अंदर नहीं होता है, फ्रैगमेंटेशन होता है हाइड्रा के अंदर बडिंग होता है। प्लेनेरिया के बारे में आप जानते हैं, प्लेनेरिया के अंदर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रीजनरेशन कैपेबिलिटी देखी जाती है। ईस्ट के अंदर क्या होती है, बडिंग होती रहती है। अगर मैं बात करूं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल डिवीजन और बाइनरी फिजन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल डिवीजन हो या बाइनरी फिजन हो, वो क्या करता है, एक न्यू इंडिविजुअल को डेवलप करता रहता है। जैसे मेनी बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये दो पार्ट में टूट जाते रहते हैं, इक्वल हाफ में टूट जाते हैं, वो भी क्या है, सेल डिवीजन का पार्ट होता है। इसका मतलब अमीबा के अंदर फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, क्या करता है, टू इक्वल हाफ में ब्रेक डाउन हो जाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, who pioneered the currently accepted definition of the biological species? बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट का कौन जनक है? Who is the pioneer of the definition of biological species concept? बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट को देने वाला वैज्ञानिक कौन है? पहला ऑप्शन है जॉन रीस, दूसरा है कार्लस लिनियस, तीसरा थियोफ्रास्टस, चौथा है अर्नेस्ट मेयर। चलिए सभी लोग रिप्लाई देंगे, फटाफट रिप्लाई देंगे। इसका क्या जवाब होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। आप सभी लोग रिप्लाई देंगे हमको, क्या इसका आंसर होगा, चलिए बताएंगे सभी लोग। करेक्ट आंसर क्या होगा, अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर आपके सामने जो है करेक्ट आंसर आपको दिख रहा है। अर्नेस्ट मेयर ने पहली बार बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट में स्पीसीज की डिफिनेशन को बताया। इन्होंने क्या बताया, अर्नेस्ट मेयर क्या कहते हैं, द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सेंचुरी का डार्विन उनको बोला जाता है। ही पॉइनियर्ड द डिफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। बायोलॉजिकल स्पीसीज का डिफिनेशन जो इन्होंने दिया है, इन्होंने पहली बार थी। बायोलॉजिकली कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पीसीज इज ओनली एप्लीकेबल टू द सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट वही लागू होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट कहां लागू होता है, तो याद रखिएगा अर्नेस्ट मेयर ने बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट को दिया था, जो कई बार एग्जाम में आया हुआ है। आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हो गया, 20वीं सेंचुरी के डार्विन के रूप में जाने जाते थे और ओनली एप्लीकेबल टू द सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट की थ्योरी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज। मैं
बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के सिस्टम के अकॉर्डिंग मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होगा? आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। आपको देखिए क्या डिफरेंस दोनों के अंदर है, किसे कैसे आपको आइडेंटिफाई करेंगे इसमें करेक्ट बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम क्या कहता है। चलिए हम लोग बात करते हैं करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, इसको देखते हैं क्या इसमें से करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन आप देख रहे हैं। जेनेरिक नेम क्या होता है? कैपिटल होता है, और आपको ये बात भी पता होना चाहिए। और जो स्पेसिफिक एपिथेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्मॉल लेटर्स होते हैं। अगर मैं डिस्क्रिप्शंस की बात करूं तो आपको पता है व्हेन द रिटन विद द फ्री हैंड्स आर टाइप्ड बाय द टाइपराइटर्स हैव नो बोल्ड और इटैलिक स्टाइलिंग। A biological name should be separately underlines। एक बायोलॉजिकल नेम हमेशा क्या होना चाहिए? अंडरलाइन होना चाहिए। आपको कुछ करेक्टर्स याद रखना चाहिए। बायोलॉजिकल नेम क्या कहता है? बायोलॉजिकल नेम should be separately underlined। The name should be in italic। बायोलॉजिकल नेम क्या होना चाहिए? इटैलिक होना चाहिए to indicate its Latin origin। लैटिन ओरिजिन होने की वजह से इसको क्या देना चाहिए? इटैलिक फॉर्म में लिखना चाहिए। और क्या लिखता है? द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु प्रपोज द नॉमेनक्लेचर। इस नॉमेनक्लेचर को जो देने वाला वैज्ञानिक है, जैसे कार्लस लीनियस ने दिया था, उनको कैसे लिखना है? शुड बी रिटन इंसर्ट आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट्स। स्पेसिफिक एपिथेट्स के जस्ट बाद शॉर्ट फॉर्म में वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है। ओके, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और नाइदर अंडरलाइंस नॉर इन इटैलिक्स। और कहते हैं कि जो नाउ लीनियस जो होना चाहिए, जो लीनियस जिस वैज्ञानिक का नाम आप यहां पे देख रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? ना इटैलिक होना चाहिए, ना ही अंडरलाइन होना चाहिए। अगला क्या कहते हैं? द फर्स्ट लेटर ऑफ द जेनेरिक नेम शुड बी इन द कैपिटल्स लेटर्स एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द स्पेसिफिक एपिथेट शुड बी इन द स्मॉल लेटर्स। ये बात आपको ध्यान रखना कि किस तरह से बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम किसी भी जीनस और स्पीसीज को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। पहला काम तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए साइंटिफिक नेम। दूसरा क्या होना चाहिए? जेनेरिक नेम कैपिटल होना चाहिए, स्पेसिफिक एपिथेट्स स्मॉल लेटर्स होना चाहिए। और जिस वैज्ञानिक ने नॉमेनक्लेचर को दिया है उसका नाम क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक एपिथेट्स के बाद में कैपिटल लेटर में 60 रूप में लिखाना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट किसे कहा जाता है? जीनस, स्पीसीज, फैमिली, पॉपुलेशंस। सभी लोग रिप्लाई देंगे। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, और बार बार पूछता है और स्टूडेंट कंफ्यूज जाते रहते हैं कि स्पीसीज को लगाएं या पॉपुलेशंस को लगाएं। आप बताएंगे हमको यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको ध्यान रखना है स्पीसीज इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि डिफरेंट कलर का दिख रहा है। स्पीसीज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। स्पीसीज कॉन्सेप्ट जिस वैज्ञानिक ने दिया उसका नाम था जानरे। जैसे याद रखिएगा, स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया? जानरे साहब ने बताया कॉइन द टर्म कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज को सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने दिया था, कई बार एग्जाम में पूछा है, उन्हें कहते हैं जानरे। जानरे साहब ने क्या बताया? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे बेसिक यूनिट क्या होगी? स्पीसीज होगी। याद रखिएगा, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन। अर्नेस्ट मेयर ने क्या कहा था? अर्नेस्ट मेयर साहब ने बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट को दिया था। याद रखिएगा, दो बात मैं बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट। स्पीसीज कॉन्सेप्ट को देने वाला वैज्ञानिक जानरेज थे, और बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट को देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? अर्नेस्ट मेयर थे। अर्नेस्ट मेयर ने, जिसे डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है, उन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन दिया था। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द इनकरेक्ट पेयर। कौन सा इनकरेक्ट पेयर है?
कौन सा इनकरेक्ट पेयर आपको है, ये पहचानना आपको है कौन सा इनकरेक्ट पेयर आपका है। अगर आप देखिए इनकरेक्ट पेयर क्या इसमें है, सभी लोग रिप्लाई देंगे हमको कि इनकरेक्ट पेयर क्या होगा इसमें से। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट को किसने दिया, जॉन रीस। सिस्टमेटिक्स कार्लस लिनियस। न्यू सिस्टमेटिक किसने दिया है, जूलियन हक्सले। और टेक्सोनॉमी को दिया है एपीडी कंडोले। सभी लोग रिप्लाई देंगे इस वाले में से कौन सा आंसर क्या है, इनकरेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट पेयर है, कौन सा इनकरेक्ट है। याद रखिएगा यहां पूछा इनकरेक्ट, रिप्लाई देंगे हमें आप लोग क्या इनकरेक्ट है इसमें से। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट को किसने दिया है, चलिए हम लोग चेक करते हैं क्या आंसर इसका कट। देखो जो सबसे कलर डिफरेंट है वही इसका आंसर है, वही इसका इनकरेक्ट पेयर है। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट को किसने दिया है, अभी हमने आपको बात किया है कि अर्नेस्ट मेयर साहब ने बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट को दिया था। सिस्टमेटिक को सबसे पहले किसने दिया, लीनियस ने दिया है, लीनियस ने दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको हमेशा याद रखने की जरूरत होती है। और मैं बात करूं स्पीसीज कॉन्सेप्ट, जॉन रीस। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया था, अर्नेस्ट मेयर साहब ने दिया था। सिस्टमेटिक्स टर्म किसने दिया था, कार्लोस लिनियस ने दिया था। न्यू सिस्टमेटिक किसने दिया था, जूलियन हक्सले दिया था। टेक्सोनॉमी टर्म को दिया था एपीडी कंट्रोल्स। दिस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, हर एग्जाम में आ जाता है, इसको जरूर याद करें। ये करेक्ट पेयर्स है और ये बार बार आपके एग्जाम्स में आ जाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द हर्बेरियम सीट इज। हर्बेरियम सीट का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, चलो सभी लोग रिप्लाई देंगे। 16.5 इंटू 14.5 क्या होगा, रिप्लाई देंगे। ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, या सी ऑप्शन सही है, या डी ऑप्शन सही है। चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका चेक करते हैं हम लोग। जो सबसे डिफरेंट है 11.5 इंटू 16.5, देखिए क्या करता है, इंच की बात करता है। अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करें, हर्बेरियम्स के बारे में बात करें तो हर्बेरियम क्या होता है, ए स्टोर हाउस। ए हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ द कलेक्टेड प्लांट स्पीसीज। प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट किया जाता है हर्बेरियम के अंदर। हर्बेरियम के अंदर क्या जाता है, और हर्बेरियम के अंदर क्या होता है, प्लांट्स को ड्राई करके प्रेस करके प्रिजर्व किया जाता है इन ए सीट। एक सीट होती है जिसके अंदर प्लांट को ड्राई करके प्रेस किया जाता है और उसको प्रिजर्वेटिव के साथ क्या करते हैं, प्रिजर्व किया जाता है हर्बेरियम सीट के ऊपर। एक स्टैंडर्ड साइज जो हर्बेरियम की होती है, अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड साइज ऑफ द हर्बेरियम सीट इज 11.5 वाइड चौड़ाई होती है और 16.5 जो होती है लंबाई होती है। ये क्या होता है, इंच में होता है। यानी 11.5 इंटू 16.5 इंचेस क्या होती है, एक हर्बेरियम की साइज होती है। और अगर हम इसको सेंटीमीटर में देखें तो कहते हैं 40 सेंटीमीटर इंटू 29 सेंटीमीटर। जैसा कि आपको पता है यूएसए के अंदर, याद रखिएगा यूएसए जैसी कंट्री इंचेस के रूप में हर्बेरियम की साइज को मेजर करता है, इंच के रूप में ही मेजर करता है। क्योंकि बाकी विश्व, बाकी वर्ड्स क्या करता है, सेंटीमीटर में हर्बेरियम की साइज नापता है। तो याद रखिएगा जब हर्बेरियम की साइज की बात करेंगे सेंटीमीटर में तो आपको याद 40 इंटू 29 सेंटीमीटर, और जब इंच की बात करेंगे इंचेस के रूप में जाना जाता है। तो आपको याद रखिएगा यहाँ पे 11.5 इंटू 16.5 क्या है, इंचेस है, जो हर्बेरियम स्टैंडर्ड हर्बेरियम की साइज होगी। जबकि सेंटीमीटर में बात करेंगे तो कहते हैं कि 42 इंटू 29 सेंटीमीटर द स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन इज द इनकरेक्ट पेयर। कौन सा इनकरेक्ट पेयर है, हर्बेरियम एक ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन होता है, बॉटनिकल गार्डन प्लांट स्पेसिमेन होता है, लिविंग प्लांट स्पेसिमेन होता है, म्यूजियम प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन लिविंग होते हैं, और डी ऑप्शन होता है जूलॉजिकल पार्क एनिमल स्पेसिमेन लिविंग। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में नीट में टीजीटी पीजीटी में
असिस्टेंट प्रोफेसर में यहां से क्वेश्चन आ जाता है और आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट यहां पे है, कौन सा इनकरेक्ट यहां से है। इनकरेक्ट पेयर के बारे में आपको बताना है, तो बताएंगे सभी लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप रिप्लाई देंगे मुझे, इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग रिप्लाई देंगे, क्या आंसर होगा चेक करते हैं। जो सबसे डिफरेंस यहां दिख रहा है, जो अलग है, म्यूजियम। म्यूजियम के अंदर प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन दोनों रखे जाते हैं, लेकिन नॉन लिविंग फॉर्म में। याद देखिए, हर्बेरियम क्या होता है, अगर मैं डिस्क्रिप्शन की बात करूं तो आप जानते हो हर्बेरियम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ड्राई प्लांट स्पेसिमेन। एक ड्राई किया हुआ प्लांट स्पेसिमेन जहां कलेक्ट किया जाता है उसे कहते हैं हर्बेरियम, जिसको प्रिजर्व किया जाता है। बॉटनिकल गार्डन क्या होता है, अगर आप देखें तो बॉटनिकल गार्डन क्या है, बॉटनिकल गार्डन है कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। लिविंग प्लांट्स को जहां पे कंजर्व किया जाता है उसे बॉटनिकल गार्डन कहते हैं। म्यूजियम क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो म्यूजियम की मैं बात करूं तो म्यूजियम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन। डेड प्लांट और डेड एनिमल्स को जहां कलेक्ट किया जाता है उसे म्यूजियम कहा जाता है। जो भी साइंटिफिक इंस्टीट्यूट होते हैं उसके अंदर म्यूजियम बनाया जाता है। उस म्यूजियम के अंदर डेड प्लांट्स और डेड एनिमल के स्पेसिमेन को रखा जाता है और स्टूडेंट को दिखाया जाता है। जूलॉजिकल पार्क क्या होता है, जूलॉजिकल पार्क जानते हैं जहां पे कलेक्शन ऑफ एनिमल स्पेसिमेन लिविंग कहते हैं जूलॉजिकल पार्क और बॉटनिकल पार्क गार्डन। बॉटनिकल गार्डन के अंदर पौधे को कंजर्व किया जाता है। ये किसका मेथड है, ये जूलॉजिकल पार्क और बॉटनिकल गार्डन, ये क्या है आपको पता होना चाहिए कि ये एक्स सिचु कंजर्वेशन का मेथड है। किसका है, एक्स सिचु कंजर्वेशन का मेथड होता है, और जिसके अंदर लिविंग प्लांट और लिविंग एनिमल, लिविंग प्लांट्स को बॉटनिकल गार्डन के अंदर, लिविंग एनिमल को जूलॉजिकल पार्क के अंदर कंजर्व किया जाता होता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको याद रखने की जरूरत है। तो म्यूजियम के अंदर लिविंग प्लांट्स और लिविंग एनिमल को नहीं रखा जाता है, डेड प्लांट और डेड एनिमल स्पेसिमेन को क्या करते हैं, म्यूजियम के अंदर रखते रहते हैं। तो आपका इनकरेक्ट कौन हो गया इसमें, म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रिगार्डिंग टेक्सोनॉमिक की विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। टेक्सोनॉमिक की के बारे में क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, दे आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर्स। बी ऑप्शन, they are used for the identification of plant and animal. C option, they help in preparation of the catalog, flora, manuals, monograph, etc. D ऑप्शन है all of the above. चलो सभी लोग रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि टेक्सोनॉमी की किस काम के लिए जरूरी है। चलिए रिप्लाई देंगे, ए ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। सभी लोग रिप्लाई देंगे, इसका मतलब क्या होता है, प्लांट और एनिमल के आइडेंटिफिकेशन में यूज होता है, कैटालॉग, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ के बनाने में यूज होता रहता है। चलिए, तो इसका अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑल ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप देखेंगे जनरली क्या होता है, टेक्सोनॉमी की क्या होता है, एनालिटिकल नेचर का होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल यूज होता रहता है, और कैटालॉग, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ इससे बनाया जाता है। अगर मैं बात करूं तो टेक्सोनॉमिक की मैं बात करूं तो टेक्सोनॉमिक की और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, इनके अंदर किसके बेस बनाया जाता है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के रूप में बनाया जाता है। पेयर ऑफ जनरली इन द पेयर्स कॉल्ड कॉपलेट्स होता है। इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन द टू अपोजिट ऑप्शंस, एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। ईच स्टेटमेंट ऑफ द कॉपलेट इज द की कॉल्ड द लीड। कहते हैं कि जो टेक्सोनॉमिक की होती है उसमें दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके हम चलते रहते हैं, जिनको हम पेयर में रखते हैं, जिन्हें बोलते हैं कॉपलेट बोलते रहते हैं। और एक चॉइस होता है, कहते हैं एक को चॉइस करते हैं, एक को हम रिजेक्ट करते हैं, एक को एक्सेप्ट करते हैं, दूसरे कैरेक्टर को रिजेक्ट करते हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में से चूज करते रहते हैं। टेक्सोनॉमिक की क्या होती है, जिसकी सहायता से जो दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेके चलता रहता है, कंट्रास्टिंग
करेक्टर को लेकर चलता रहता है, जिससे हम प्लांट और एनिमल को आइडेंटिफाई करते रहते हैं। उसकी सहायता से कैटालॉग, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ को बनाने में मदद करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। कौन सा करेक्टर डिफाइनिंग करेक्टर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का विदाउट एक्सेप्शन? पहला रिप्रोडक्शन, दूसरा मेटाबॉलिज्म, तीसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, चौथा है कॉन्शियसनेस। सभी लोग रिप्लाई देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बार बार आ जाते हैं आपके एग्जाम्स में, तो रिप्लाई देंगे हमें आप। इसका जवाब क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? रिप्रोडक्शन। विच इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। देखिए क्या कहता है, आपको पता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म जरूर होती है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना ही होना रहता है, कॉन्शियसनेस भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। कॉन्शियसनेस भी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लेकिन रिप्रोडक्शन कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा कैरेक्टर नहीं है विदाउट एक्सेप्शन। कुछ ऐसे भी है जो रिप्रोडक्शन प्ले नहीं करते। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसके reproduction is a not defining property of all living organism. Reproduction is a not defining property of all living organism without exception, because hybrids like mules, male drones, honeybee, infertile couples etc cannot reproduce. जैसे मैंने कहा ना कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है, लेकिन कहते हैं कि सबका कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। जैसे हाइब्रिड, म्यूल को आपने म्यूल के बारे में आप जानते हैं कि हॉर्स और डंकी के क्रॉस से प्राप्त किया जाता है। हनी बी जो होता है जिसमें मेल ड्रोन होता है, ये सब रिप्रोडक्शन नहीं करते रहते हैं, फिर भी लिविंग पार्ट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं करते रहते हैं, कैन नॉट रिप्रोड्यूस। तो एक्सेप्शन क्या हो गया? रिप्रोडक्शन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, these are the characteristic features which always found in the living organism. ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द बुक जनरा प्लांटेरम वाज रिटन बाय। जनरा प्लांटेरम बुक को किसने लिखा? आपके सामने ऑप्शन है कार्लस लिनियस, एंगलर एंड पेंटल, जॉन हचिंसन एंड बेसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीएचडी, नीट्स, हर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है जब टेक्सोनॉमी, प्लांट टेक्सोनॉमी की हम बात करते हैं, और वहां बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता रहता है। आप हमें रिप्लाई देंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग रिप्लाई देंगे, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? आपके सामने देखिए करेक्ट आंसर क्या है। कार्लस लिनियस ने बुक लिखा था जनरा प्लांटेरम। अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा, फर्स्ट एडिशन ऑफ जनरा प्लांटेरम, अब कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द जनरा प्लांटेरम्स वाज ओरली पब्लिश्ड बाय द कार्लस लिनियस 1737। 1737 में पहला एडिशन जनरल प्लांटेरम का जो रिटन किया गया था कार्लस लिनियस के द्वारा किया गया था। और इनका जनरा प्लांटेरम जो बुक थी, इसमें किसके बेस पे था? सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो सेक्स ऑर्गन के आधार पे लिखा गया था। इन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जैसा कि कई एग्जाम में पूछ लिया है कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो कार्लस लिनियस साहब ने दिया था। कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस बेस पे दिया गया था, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आधार पे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके आधार पे दिया गया था? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के आधार पे दिया गया था। सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इसे कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आधार पे दिया गया था। तो ये जनरा प्लांटेरम बुक का पहला एडिशन कार्लस लिनियस साहब ने लिखा था। लेकिन आफ्टर, आपको याद रखने की जरूरत है, 1862 में जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर्स, यानी बेंथम एंड हुकर ने 1862 में उन्होंने लिखा था जनरा प्लांटेरम एंड प्रपोज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आप देखिए 1737 में पहला एडिशन जनरा प्लांटेरम का जो लिखे थे, इन्होंने कौन लिखा था?
रिटन बाय द कार्लस लिनियस। लेकिन 1862 में बेंथम एंड हुकर ने भी जनरा प्लांटेरम को लिखा और उन्होंने जो सिस्टम दिया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आपको याद रखना है ये डिस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके आने वाले एग्जाम में सारे क्वेश्चंस को दे सकता है। तो आपको 3-4 पॉइंट याद रखने की जरूरत होता है कि जनरा प्लांटेरम बुक को पहली बार किसने लिखा? कार्लस लिनियस साहब ने दिया था। सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? लिनियस साहब ने दिया था। और उसको आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो क्या है, सेक्स ऑर्गन सेक्सुअल कैरेक्टर के बेस पे क्लासिफिकेशन दिया गया था। और 1862 में जनरा प्लांटेरम भी लिखा गया था बेंथम एंड हुकर के द्वारा। उन्होंने अपना नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया था। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जनरा प्लांटेरम 1862 से 1883 वाज पब्लिश्ड बाय। देखिए आगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेंथम एंड हुकर, एंगलर एंड पेंटल, जॉन हचिंसन और कॉनक्रेस्ट एंड तफाजार। अब हमको रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बेंथम एंड हुकर। पिछले ही स्लाइड पे हमने देखा था कि बेंथम एंड हुकर ने 1862 में जनरा प्लांटेरम बुक लिखा था और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को इन्होंने दिया था। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को इन्होंने दिया था, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच बुक वॉज नॉट रिटन बाई कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस के द्वारा कौन सी बुक नहीं लिखी गई थी? कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं। सिस्टेमा नेचर्स, स्पीसीज प्लांटेरम, जनरा प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए। लीनियस के द्वारा कौन सी बुक नहीं लिखी गई थी? सभी लोग मुझको रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हिस्टोरिया प्लांटेरम। कार्लस लीनियस ने सिस्टेमा नेचर्स, स्पीसीज प्लांटेरम, जनरा प्लांटेरम बुक को लिखा है। इस हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक को लिखने वाले वैज्ञानिक, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, हिस्टोरिया प्लांटेरम वाज बुक रिटन बाय द थियोफ्रास्टस। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक को लिखने वाले वैज्ञानिक का नाम है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस को कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी। कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? थियोफ्रास्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी। ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टेक्सोनॉमी। ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टेक्सोनॉमी। तो आपने देखा, इंक्वायरी इनटू प्लांट्स बुक को लिखने वाला वैज्ञानिक या हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक को लिखने वाले वैज्ञानिक का नाम है थियोफ्रास्टस। ये फादर ऑफ बॉटनी के रूप में जाने जाते हैं, फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टेक्सोनॉमी के रूप में जाने जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 8 किंगडम्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय। अभी तक आप पढ़ते रहते हो 5 किंगडम सिस्टम की बात करते थे, अभी हम पूछ रहे हैं 8 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय R.H. Whittaker, Ernest Haeckel, Wood et al, Cavalier, Smith। करेक्ट आंसर आप रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए सभी लोग रिप्लाई देंगे कि 8 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को किस वैज्ञानिक ने दिया था। करेक्ट आंसर चेक करेंगे हम, कैवेलियर स्मिथ। इन्होंने 8 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात की है। जैसा कि आप जानते हो, थॉमस कैवेलियर स्मिथ प्रपोज द 8 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आपको याद रखने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यही क्वेश्चन पूछा जाता है, 8 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाय रिवाइजिंग द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। 8 किंगडम सिस्टम में कौन कौन शामिल है? यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, आर्कीजोआ, प्रोटोजोआ, क्रोमिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनविलिया। आपको पता है कि 5 किंगडम सिस्टम को देने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? R.H. Whittaker। 8 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देने वाला वैज्ञानिक कौन है? थॉमस कैवेलियर स्मिथ। अब कभी भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि 8 किंगडम में कौन कौन शामिल
होते हैं, याद रखिएगा, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, आर्कीजोवा, प्रोटोजोवा, क्रोमिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया, ये एक तरह के क्लासिफिकेशन के बेस हैं इसके। The term biology was introduced by Lamarck, Aristotle, Darwin, Linnaeus. Very simple question. बायोलॉजी टर्म को किसने दिया था? बायोलॉजी टर्म को किसने दिया था? सभी लोग रिप्लाई देंगे हमको। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? Lamarck. Lamarck has given the term biology. याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। द टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट एट द सेम टाइम्स। जल्दी लाइमार्क ऑप्शन में दिया है तो लाइमार्क लगाएंगे। अरिस्टोटल का जो टर्म है, अरिस्टोटल इज कॉल्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी, अरिस्टोटल इज कॉल्ड द फादर ऑफ जूलॉजी, थियोफ्रास्टस इज कॉल्ड द फादर ऑफ बॉटनी। दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपको याद रखने की जरूरत है। अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, अरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है, थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। द टर्म बायोडायवर्सिटी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। बायोडायवर्सिटी टर्म को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया? ए.जी. टेंसले, बी. ई.डी. विल्सन, सी. वाल्टर रोसन, डी ऑप्शन है मॉर्गन। चलिए सभी लोग रिप्लाई देंगे मुझे, इसका जवाब क्या होगा? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चलिए रिप्लाई देंगे सभी लोग, क्या इसका आंसर होगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए जो सबसे डिफरेंट दिख रहा है और कौन है? वाल्टर रोसन साहब ने टर्म बायोडायवर्सिटी को सबसे पहले दिया था। तो याद रखेंगे, कुछ फैक्ट्स हमको इंपॉर्टेंट रखना है। जैसा कि आपको पता है कि टर्म बायोडायवर्सिटी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय वाल्टर जी रोसन 1985 एज ए कंपाउंड वर्ड ऑफ द लॉन्गर फॉर्म बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। द टर्म बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज कॉइन्ड बाय लॉवजॉयस 1980। तो याद रखिएगा, बायोडायवर्सिटी को सबसे पहले वाल्टर जी रोसन साहब ने दिया था 1985 के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। द टर्म टेक्सोनॉमी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। टेक्सोनॉमी टर्म को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था? कार्लस लीनियस, बी. अरिस्टोटल, सी. ए.पी.डी. कंडोल्स, डी. थियोफ्रास्टस। स्टूडेंट्स बहुत सारे कंफ्यूज जाते हैं, टेक्सोनॉमी की क्वेश्चन फैक्ट से भरा हुआ रहता है, कभी आपसे कुछ पूछ लेता है, तो फैक्ट्स को रिमेंबर रखना है। ये इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। चलो मुझे रिप्लाई देंगे, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? करेक्ट आंसर है ए.पी.डी. कंडोल्स। ए.पी.डी. कंडोल्स सबसे पहले टर्म टेक्सोनॉमी को उन्होंने दिया था। टर्म टेक्सोनॉमी पहली बार दिया था, याद रखिएगा। कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। द टर्म टैक्सोनॉमी वाज प्रपोज्ड बाय ए.पी.डी. कंडोल्स इन हिज बुक थियरी एलिमेंटेरिया डी लॉ बॉटनिक। याद रखिएगा, इनकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। थियरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी जिसे कहा जाता है, थियरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी जिसे कहते हैं थियरीज एलिमेंट्री डी लॉ बॉटनिक, जिसको कहते हैं थियरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। बुक को लिखने वाले वैज्ञानिक ए.पी.डी. कंडोल्स ने पहली बार टर्म टेक्सोनॉमी को प्रपोज किया था। लीनियस, जैसा कि आपको पता है, लीनियस इज नोन एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के रूप में लीनियस को जाना जाता है, और अदर इनको दूसरा कहते हैं, लीनियस इज द फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। थियोफ्रास्टस का भी जानते हैं, थियोफ्रास्टस इज नोन एज फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टेक्सोनॉमी। याद रखिएगा, आप दो फैक्ट हो गए आपके पास। फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टेक्सोनॉमी की बात करें तो आपको रिमेंबर रखना है थियोफ्रास्टस। फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी की बात करें तो आपको याद रखना है किसको? लीनियस साहब को। और टर्म टेक्सोनॉमी किसने दिया था? याद रखिएगा, ए.पी.डी. कंडोल। ए.पी.डी. कंडोल की जो बुक है उसका नाम है थियरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। इस फैक्ट्स को रिमेंबर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्म फाइलम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हकेल्स, क्यूवियर्स, थियोफ्रास्टस, डी ऑप्शन है लीनियस। सभी लोग रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
ए, हैकेल साहब ने सबसे पहले टर्म फाइलम को दिया था। जैसा कि आप जानते हो, लाइक प्रेजेंट डे फाइलम, फाइलम की तरह कुवियर साहब ने यूज ए सिमिलर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड कॉल इज द इम्ब्रांचमेंट। उन्होंने बोला, कहते हैं जो फाइलम है आज उसी की तरह से कुवियर साहब ने एक सिमिलर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी यूज किया है, इम्ब्रांचमेंट। इम्ब्रांचमेंट टर्म यूज किया गया है, बट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल द टर्म फाइलम वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय द अर्नेस्ट हैकेल 1866। एनिमल के क्लासिफिकेशन के लिए पहली बार जिस वैज्ञानिक ने टर्म फाइलम का यूज किया था उसका नाम था अर्नेस्ट हैकेल साहब, 1866 में किया था। और कुवियर साहब ने फाइलम लाइक स्ट्रक्चर को दिया था इम्ब्रांचमेंट टर्म दिया था। याद रखिएगा, कभी एग्जाम में आ सकता है। द सेम टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, ऐसा ही मिलता जुलता टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जिसे कहते हैं डिवीजन फॉर द प्लांट। डिवीजन, इम्ब्रांचमेंट, फाइलम, इन टर्मों को जानने की जरूरत है। डिवीजन को सबसे पहले दिया था ऑगस्ट डब्ल्यू इकलर। इकलर साहब ने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। याद रखिएगा, इकलर साहब ने 1883 के अंदर डिवीजन को, फाइलम को अर्नेस्ट हैकेल, कुवियर साहब ने फाइलम की लाइक सिमिलर कैटेगरी दिया है इम्ब्रांचमेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शंस हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है। कुवियर साहब ने क्या दिया था, इम्ब्रांचमेंट को दिया था। याद रखिएगा, इकलर साहब ने किसको दिया, डिवीजन टर्म को दिया हुआ है, और अर्नेस्ट हैकेल साहब ने किसको दिया है, टर्म फाइलम दिया है। दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेके आऊंगा। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन थे जो बार बार आपके एग्जाम में टीजीटी, पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नीट के एग्जाम में आता रहता है।